20 दिनों से डटे हैं किसान। कानून को बिल्कुल कैंसिल कराएंगे। जितनी देर मोदी जी कैंसिल नहीं करेंगे, हम इधर से दिल्ली से नहीं जाएंगे। 20 दिनों से जारी है घमासान। चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। 20 दिनों से आंदोलन पर वार। कि ये मोदी बैशर्स जो हैं, मोदी बैशिंग करते करते भारत बैशिंग करने लगे। 20 दिनों से टुकड़े टुकड़े बार बार। अगर देश को तोड़ने वाले किसानों के आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। सही मैंने से असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। 20 दिनों से बस एक ही बात। सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। 20 दिनों से किसकी शय किसकी मांग। भाई कोई किसान तो बात नहीं कर रहा, वे दूसरे तरह के किसानों को लेकर आते हैं, उनसे बात करवाते हैं, आंदोलन खत्म उन्हीं से करवाते हैं। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज किसान आंदोलन का 20वां दिन है। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। तो सरकार साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। आंदोलन का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। इस बीच पीएम ने गुजरात के कच्छ में पहुंचे और वो किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। कहा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहा है विपक्ष। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब भी जुड़ गए हमारे साथ। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिया। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही है कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। जो पूरे बिल है, ये जब तक ये पूरे रद्द नहीं होते तब तक किसान का कोई मसला हल होने वाला नहीं है। जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहे। प्रधानमंत्री ने आज कच्छ से किसानों को चर्चा का न्योता दिया है। सीधा कहा, धरना छोड़िए, बातचीत शुरू कीजिए। विपक्ष पर भी कड़ा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों को भ्रमित कर रहा है विपक्ष। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। इससे पहले एक के बाद एक कई मंत्री और बड़े बीजेपी नेता भी विपक्ष पर हमला करते रहे। किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है, उससे सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को ये कतई शोभा नहीं देता कि वह किसानों के कंधों में बंदूक रख करके आम जनमानस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। राहुल गांधी के लिए कानून काला इसलिए है क्योंकि इस कानून में साफ लिखा है कि ना किसान की जमीन आप गिरवी रख सकते हैं, ना किसान की आप जमीन बेच सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम वो तत्व है कि जो इस प्रकार का सॉल्यूशन नहीं निकाल देना चाहते। भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। इधर सरकार ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उधर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं और ना ही सरकार कृषि बिल वापसी पर राजी है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के अलग अलग 10 संगठनों से बात कर ये संकेत दिया कि कानून के समर्थक किसान भी कम नहीं। बात 20वें दिन भी सुलझ नहीं रही। सिंघू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक किसान डटे हुए हैं। सरकार जितना मर्जी इस पर कूड़ प्रचार करे, दोष लगाए, हम उनके दोषों का जवाब देते रहेंगे। ये आंदोलन भड़केगा नहीं, ऐसे ही चलेगा, किसानी मांगों पर ही चलेगा।
मोर्चा सरकार के पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने भी खोल दिया है। किसान आंदोलन पर सरकार छोड़ने के बाद आज खुलकर तलखी दिखी। कहा बीजेपी ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ बीजेपी है। इस बीच सिंगू सीमा किसान संगठनों का ऐसा मोर्चा बनता दिख रहा है जहां रोज नए जत्थे इंसाफ की मांग के साथ तैनात हो रहे हैं। कानून वापसी पर दबाव बनाने के लिए रोज नई रणनीति बन रही है। विरोध मार्च से लेकर भूख हड़ताल, सड़क जाम से लेकर धरना आंदोलन पर ठने हुए हैं। आम लोगों को पैदा होने वाली मुश्किलों को लेकर किसान माफीनामा भी जारी कर रहे हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम पैनल में डिबेट की शुरुआत करें, इस वक्त हमारे साथ बिप्लब देव मुख्यमंत्री त्रिपुरा के जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है बिप्लब देव जी आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप ये कह रहे हैं कि माओवादी इस किसान आंदोलन में घुस गए हैं, क्या प्रामाणिकता के साथ आप ये बात कह रहे हैं? और क्या आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन सरकार की बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है? कैसे रास्ता निकलेगा? 20वां दिन है आज। बिप्लब देव जी देखिए अंजना जी, रास्ता तो चर्चा के माध्यम से ही खुलती है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस विषय में स्पष्टता के साथ बोला है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं पूरे देशवासियों को, क्योंकि मेरे राज्य में कम्युनिस्ट 25 साल लगातार रही है और उससे पहले 10 साल लगातार रही, 35 साल कम्युनिस्टों का सरकार है। और कम्युनिस्ट इस आंदोलन में जो हमारे पवित्र किसान अन्नदाता दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसमें माओवादी तत्व और देश विरोधी तत्व एक साथ हो चुका है, घुसपैठ कर चुका है। मेरे राज्य में 25 साल लगातार सरकार, यहाँ एपीएमसी लागू हुई थी 1980 में लागू किया था कम्युनिस्ट सरकार में 21 जगह पे, किंतु एपीएमसी में जो सुविधा दिया जाता है उसको कुछ भी नहीं मिली। उसमें उल्टे किसान उस जगह पे लेके पेडी लेके आएगा तो इनको 2 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, और जो मिडलमैन है पार 100 रुपये में 8 रुपया लेता है। इस तरीके से किसान को मिडलमैन लूट रहा था कम्युनिस्ट के स्टेट्स में। और साथ ही साथ त्रिपुरा में कभी भी कम्युनिस्ट ने एमएसपी लागू नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जब पूरे देश भर में एमएसपी लागू की तब त्रिपुरा में कम्युनिस्ट सरकार थी, किंतु त्रिपुरा में एमएसपी लागू नहीं हुई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं मिल रहा था। त्रिपुरा में 10 से 12 रुपया धान पर किलो बिकता था, और किसान को एक कम्युनिस्ट आंदोलन में लेके जाते थे, खेत मजदूर का आप आंदोलन करो तो आपका धान का रेट बढ़ जाएगा। आंदोलन से धान का रेट नहीं बढ़ती, सिस्टम में आना पड़ता है। और त्रिपुरा के सभी किसानों को खेती से लाके रास्ते में खड़ा कर दिया 25 साल में। और किसान खेती इसलिए नहीं कर रहा था त्रिपुरा में क्योंकि उनका लागत जो होती थी उससे कम वो उनका जो फसल बिकता है। हाँ। ये नया भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद विप्लव जी, ये सब तो आपको किसानों को समझाना है ना सर। सवाल तो ये है कि किसान नहीं समझ रहे, तो विपक्ष का कहना है कि चूंकि किसानों से आपकी बात बन नहीं पा रही है तो आप किसान आंदोलन को ही बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं अंजना जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे पवित्र किसान बंधुओं को मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ। त्रिपुरा सरकार एक टीम को वहां से दिल्ली से आना चाहे तो मैं इनको निवेदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। आप त्रिपुरा में आइए और कम्युनिस्ट ने किसान के लिए क्या किया उसको देखिए, वास्तव देख के जाइए। उसके बाद आप लोग जरूर अपना हक के लिए लड़िए। चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है वो जाइए, किंतु प्रैक्टिकल देख के आइए। आइए ना त्रिपुरा में 25 साल में क्या किया। 2017-18 तक यहाँ तो एग्रीकल्चर ग्रोथ मात्र 6.4%। 2 साल की मोदी सरकार त्रिपुरा में जब बीजेपी सरकार आई है अभी 13.5% त्रिपुरा में। पार कैपिटा इनकम त्रिपुरा में 1,04,000 के आसपास थे कम्युनिस्ट के समय। आज 2 साल में त्रिपुरा में पार कैपिटा इनकम 1,25,000 के ऊपर हो गया, मैंने 23% बढ़ी है। त्रिपुरा के डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है इसमें 32% किसान है। तो ये नया सरकार आने के बाद जब एमएसपी लागू हुई, एफसीआई के माध्यम से प्रोक्योरमेंट किया त्रिपुरा में, तो 18 रुपया 15 पैसा रेट हुआ धान की, जो कि 10 से 12 रुपया थी। त्रिपुरा में किसान सम्मान निधि हमने ढंग से लागू किया, 2,22,000 किसानों को परिवार को मिलती है, और इसमें 229 करोड़ रुपया किसान के पास गए। एफसीआई के माध्यम से प्रोक्योरमेंट करने के बाद 86 करोड़ रुपया त्रिपुरा के गरीब किसानों के पास गया।
तो ये सब कम्युनिस्ट के समय नहीं किया। आज किसानों को ये लोग भ्रमित कर रहा है, कम्युनिस्ट भ्रमित करना ही उनका काम है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरा जन्म इस भूमि में हुई है, कम्युनिस्ट को मैं छोटे से देखा हूं, लोगों को भ्रमित करना इनका काम है। किसानों को भ्रमित करके त्रिपुरा को किसान को खत्म कर दिया था। आज त्रिपुरा के किसान कभी भी आंदोलन में नहीं जाता, खेती में आपको मिलेगा जाके। तो मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को स्वागत करना चाहता हूं। मेरे किसान मित्रों, मेरे अन्नदाता, आइए त्रिपुरा में देख के जाइए। जो मैं कह रहा हूं सटीक बोल रहा हूं ना गलत बोल रहा हूं, आप लोग जांच करके निर्णय लीजिए। त्रिपुरा की वजह से अपने अनुभव से आप कम्युनिस्ट पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके वक्त पर कृषि का जो हाल था उसको देखने के लिए लोग वहां पर त्रिपुरा आए। मुझे ये बताइए, शिरोमणि अकाली दल जैसे नेता, एक आखिरी सवाल है आपसे, शिरोमणि अकाली दल जैसे जो पार्टियां थी वो कह रहे हैं कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। आप लोग दूसरों को बदनाम कर रहे हैं, किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। इस पर क्या जवाब देंगे आप विप्लव जी? देखिए, बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे हो सकता है? बीजेपी पार्टी के नाते दुनिया की सबसे बड़े पार्टी है दुनिया के, तो टुकड़े गैंग कैसे हो सकता है? बीजेपी यूनाइटेड है। बीजेपी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम करता है। तो ये देशवासी के सामने, 130 करोड़ जनता के सामने ये एकदम क्लियर है। जो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं और किसान के हित में ये बिल लाया गया वो क्लियरिटी के साथ। ये किसान को हित होगा, उसी मिडिलमैन को खत्म होगा। ये मिडिलमैन और माओवादी और उनके सोच, इनकी राजनीति जो कि ध्वंसात्मक होती है, लोगों को भड़काना होती है और उस दिशा में लेके जाना चाहता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं इनको जानता हूं कम्युनिस्ट के, क्योंकि मुझे बार बार, मैं जिस स्टेट से हूं वहां कम्युनिस्ट लंबे समय रहा है। तो इसलिए आपके माध्यम से दोबारा मैं निवेदन करना चाहूंगा ये मेरे किसान मित्रों से, जो बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। और मेरे जो मित्र जो बोल रहा था, मैंने सुना आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी के बारे में स्पष्टीकरण मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को देने का जरूरत नहीं है। बीजेपी राष्ट्रभक्त जो एक मानसिकता का टीम है, तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो ही नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा किसने दिया था? किसने कश्मीर के बारे में नारा दिया था? किसने शाहीन बाग में नारा दिया था? किसने जो दिल्ली में जो गोलीकांड हुआ था उसमें नारा दिया था? आप लोग भी उसके वो सब देख चुके हैं, वो प्रमाणित हो चुका है। अरे अमित भाई शाह जी, देश के गृह मंत्री, जो कि 370 धारा और आर्टिकल 35 हटा के देश को इकट्ठा किया। हम लोग टुकड़ा टुकड़ा कहाँ कर रहे हैं? हम तो देश के साथ जोड़ रहे हैं। एक देश एक आइन, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इस सरकार जी बोलिए। ठीक है, नहीं अब तो सरकार पर ही है। अब सवाल यही है कि अगर वहां पर ऐसे हैं जो आपराधिक तत्व हैं तो हटाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, देश विरोधी हैं तो। और अगर किसान वहां बैठे हुए हैं तो समझौता भी आप ही को करना है। टिकैत साहब ने कहा ना कि अगर वाकई किसान संगठन वो लेकर आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ आंदोलन खत्म कर ले। स्थिति तो देखिए मुश्किल है, रास्ता निकालना है और इसमें सरकार लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विप्लव जी। 2 लाइन में अगर कंक्लूडिंग रिमार्क आप देना चाहें जल्दी से। जो मैं 2 लाइन में यही बोलना चाहूंगा मेरे किसान बंधुओं को, जो आप लोग चर्चा में आइए, जरूर अपना विषय रखिए। तो आपको इस सर्दी में दिल्ली में बहुत कष्ट हो रहा है, आप लोग इतने गांव से आए हैं, बहुत कष्ट हो रहा है इस समय। आपको कष्ट देकर हम लोगों को बहुत खराब लग रहा है। आप लोग आइए, माननीय प्रधानमंत्री ने जो बोला, चर्चा के टेबल में आइए और चर्चा से ही सब कुछ समाधान होता है। और ये सरकार किसान के हित में है, किसान के पक्ष में है, क्योंकि अन्नदाता आप लोग है, आप लोगों को हम लोग पूजन करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो आज प्रस्ताव दिया उसको स्वागत करते हुए आप लोग चर्चा में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विप्लव देव जी, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब आइए आपको बताते हैं सरकार का मास्टर प्लान। ये बताने की कोशिश की सरकार आखिर किस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रही है, क्या किसान आंदोलन को खत्म करने में सरकार होगी कामयाब। तो आइए आपको यहां पर जल्दी से एनिमेशन के जरिए हम दिखा दें कि सरकार की रणनीति अभी तक क्या है। 7 बिंदु हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे इस पूरी चर्चा में। और इन 7 बिंदुओं में सरकार जो नंबर 1 है उसमें कानून समर्थक संगठनों से मुलाकात कर रही है। बीते दिन भी कृषि मंत्री जब मिले तो उन्होंने कहा कि कई संगठन हैं जो हमारे साथ हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं उनके साथ चर्चा ज्यादा हो रही है। नंबर 2, क्योंकि इसमें वो चाह रहे हैं कि जो एमएसपी का हिस्सा है इसको क्वांटिफाई कर दिया जाए कि इतना किलो अनाज अगर आप बेचेंगे तो उस पर आपको एमएसपी मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो बड़ा कदम होगा। किसान संगठनों में गुटबंदी पर भी नजर है कि अलग अलग गुट बनते हैं आखिर, तो किसके साथ उन सरकार को आगे बढ़ना है, बातचीत ले जानी है। आंदोलन में वामपंथी दखल पर सख्त रुख सरकार अपनाना चाह रही है। कृषि मंत्री को भी आपने सुना था उस इंटरव्यू में, वो कह रहे थे वाम दलों के संगठन है, हमने बात तो की है लेकिन हमारी नजर उन पर है। हरियाणा के किसानों से एसवाईएल पर बातचीत,
कुल मिलाकर जो अलग अलग पंजाब, हरियाणा और जो किसान हैं यूपी के, उनके अलग अलग गुट बनाकर उनके जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उन पर सरकार चर्चा करना चाह रही है। नंबर 6, विपक्ष के खिलाफ आक्रामक मुद्रा में सरकार दिख रही है। आपने देखा तमाम मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री विपक्ष को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। नंबर 7, 2 टूक वापस नहीं लिए जाएंगे कानून, ये साफ कर दिया है सरकार ने। चलिए अब चर्चा की शुरुआत फिर से करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं शिरोमणि अकाली दल के। हमारे साथ 2 किसान संघ के भी नेता जुड़ रहे हैं, मोहिनी मोहन मिश्रा जी जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय किसान संघ के, और रविंदर सिंह चीमा साहब वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय अड़तिया किसान संघ के। अड़हतियों को लेकर पंजाब में भी ये पूरा मुद्दा जो कृषि बिल का है उसके खिलाफ हो रहा है। खेड़ा जी से शुरुआत करिए। पवन खेड़ा जी, आप किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। आज परिस्थिति यह है कि 20वां दिन है, किसानों के हित की नहीं, आप अपने राजनीति की सोच रहे हैं। खेड़ा जी। अंजना जी, आपको मैं काफी सालों से देख रहा हूं टीवी पर। आपको अच्छी तरह याद होगा 2011-12 में जब हमारी सरकारों के खिलाफ अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे जन लोकपाल का मांग सामने रखते हुए, तो भाजपा के तमाम नेताओं ने समर्थन दिया, बयान दिए। हमने तो नहीं कहा कि आप इनके कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे हो, और कर भी रहे होते ये तो ये इनका हक था क्योंकि ये तब विपक्ष में थे। हमारा काम था कि हम लोगों को समझाएं। अगर हम उसमें असफल रहे तो हमने उसका खामियाजा भुगता, आज हम विपक्ष में हैं। सुधांशु जी, इस बात से तो आप सहमत होंगे कि अंग्रेजी में मोदी जी को कम्युनिकेशन जार माना जाता है कि भाई कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं। मैं उस बात से सहमत हूं नहीं हूं वो अलग बात है, लेकिन माना जाता है। तो इतना बड़ा कम्युनिकेटर, इतना बड़ा एक्सपर्ट कम्युनिकेशन था, वो किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे? वो विपक्ष पर क्यों निशाना साध रहे? समझाए ना किसानों को। कच्छ में जाकर किसानों से बात कर रहे हैं। ये वही कच्छ है अंजना जी। इंडिया टुडे ने आज तक में उस पर स्टोरी कई बार की है, मैंने खुद देखी है। 5000 सिख किसानों को, जिनको लाल बहादुर शास्त्री ने कच्छ में बसाया था, उनके खेड़ूत पोथी जिनको बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए मोदी सरकार ने, आज भी उनको मालिकाना हक नहीं है उस जमीन का। हिम्मत देखो, प्रधानमंत्री जी का सलाम है उनकी हिम्मत को कि वहां जाकर, जहां उन्होंने मूर्ख बनाया किसानों को, वहां जाकर बोल रहे हैं साहब किसान कानून बहुत अच्छे हैं। हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी खेड़ूत पोथियां छुड़वाई हैं, और एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार जब गुजरात में थे मोदी जी मुख्यमंत्री, तब से लगी हुई है उन किसानों के खिलाफ। कच्छ में जाकर हिम्मत देखो, कमाल है। तभी इनको आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है कि वो भाषण देंगे और झड़झड़ वोट गिर जाएंगे, किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। माफ कीजिएगा, भाषण से पेट नहीं भरते। हो गया, लद गए वो दिन भाषणों वाले। आइए, सामने आइए, किसानों से बात कीजिए, उन्हें समझाइए। अगर इतनी काबिलियत है आपकी, और सिरसा साहब बैठे हुए हैं, अपना वाक चातुर्य वहां दिखाइए ना। अब तो सुखबीर बादल ने कह दिया असली टुकड़े टुकड़े गैंग आप लोग हैं। देखिए, एक बात मैं अपने मित्र पवन खेड़ा जी की बात में संशोधन करते हुए कहूंगा। इन्होंने कहा कि मोदी जी कम्युनिकेशन जार है। नहीं मान्यवर, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन तीनों में। हाँ, वो अलग बात है कि आपके नेता जार नहीं बिजार हैं, तो वो एक अलग समस्या है। मगर अभी आपने कच्छ की बात कही, आज कच्छ में उद्घाटन किस बात का हुआ? दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का। आप सोचिए, देश का जो पश्चिमी इलाका है, राजस्थान और गुजरात, आप भी राजस्थान से आते हैं, वहां पे समस्या क्या है कि पानी की कमी है। मगर एक चीज है कि बहुत ज्यादा धूप रहती है। तो कैसे उस समस्या में से एक नया समाधान निकाला जाए? तो सोलर के लिए गुजरात और राजस्थान राज्यों को सर्वाधिक लाभ होगा, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, जिसका नेता भारत बना, जिसका केंद्र दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना। आज आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। इसलिए मैं कह रहा हूं किसानों के हित में। और दूसरी बात जो आपने कही, हम अपने जमाने की बात नहीं कर रहे। यूपीए शासनकाल में गुजरात में निरंतर कृषि विकास दर 10% से ऊपर रही। पहला राज्य देश का गुजरात बना था जहां जल स्तर ऊपर उठा था। बाकी भारत में सब जगह जल स्तर नीचे जा रहा था। ये मैं यूपीए 1 और 2 के शासनकाल की बात कह रहा हूं। अब आइए आज के संदर्भ में। देखिए, यहां किसी को कोई समस्या नहीं है। हम जब मुद्दों पे जब पे विरोध करते थे तो हमारा पूरे देश में और किसी भी परिस्थिति में एक ही स्टैंड रहता था। यहां समस्या क्या है कि आपकी पंजाब की सरकार ही फल और सब्जी के ऊपर एपीएमसी नहीं देती है और गेहूं और धान पे देती। तो ये समझ में नहीं आता कि फल सब्जी के लिए जो चीज अच्छी है वो गेहूं और धान के लिए खराब क्यों है।
अब आप कहते हैं धन्ना सेठों की बात, तो धन्ना सेठ सबसे बड़े अगर खाद्य के हैं तो नेस्ले है, जिसका पंजाब में नेहरू जी के जमाने में एग्रीमेंट हुआ था और इंदिरा जी के जमाने में 67 में आगे बढ़ा। दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा धन्ना सेठ, मैं खाद्य की बात कह रहा हूं, पहला नेस्ले और दूसरा पेप्सी। पेप्सी का 1988 में हुआ, राजीव जी के जमाने में। अभी पिछले साल मार्च 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसका उद्घाटन किया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, दुनिया के सबसे बड़े धन्ना सेठों को आप आके रखते हैं, फल और सब्जी में आप एपीएमसी नहीं देते, जहां से आपके राहुल गांधी जी सांसद है वहां एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। किसानों को विपक्ष लेकर आया है या किसान अपने से आए हैं? किसानों को विपक्ष लेकर आया है सरहद पर दिल्ली के या बॉर्डर पर, या खुद ही आ गए हैं? हाँ, अब मैं बता, देखिए किसान आए, मगर यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि है, सरदार ऑफ बारडोली। बारडोली के किसान सत्याग्रह से लेके चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के 1988 के सत्याग्रह तक, हर किसान आंदोलन तक, हर किसान आंदोलन में एक नेता है। यहां समस्या की बात है, पहली बार कोई नेता नहीं है। अब ये बताइए, 42 जो किसान समितियां हैं, कोई कह सकती मेरा कोई अध्यक्ष नहीं है, हमारे जितने 20,000 लोग हैं सब साथ साथ बात करेंगे। यही रविंदर सिंह चीमा जी इसका जवाब देंगे हमारे साथ, ताकि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि किसी मुद्दे पे एक पक्ष हाँ बोल देगा, दूसरा कहेगा नहीं हम सहमत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है एक वाक्य, इससे मुझे लगता है कि सरकार के प्रति अविश्वास से ज्यादा आपस में अविश्वास। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। और सिरसा साहब, कल तक जब साथी थे तब टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं थे, अब जब आप लोग अलग अलग हो गए तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। अंजना जी इसलिए हो गए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं और बीजेपी पार्टी कुछ करती है। अब बताएं, पहले तो मैं अंजना जी आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि देखो किसान भी टीवी देखते हैं और जब हम किसी टीवी चैनल पर जाते हैं तो किसान आदमी हमें फोन करके कहते हैं कि भाई इस टीवी पे मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये तो भाई एक साइड बात करते हैं। तो कम से कम आपने सरकार से भी सवाल पूछे, उनसे भी पूछा, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं केवल एक बात पे बड़ा हैरान हूँ। एक तरफ तो हमारे यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर ये कहते हैं कि किसानों की लड़ाई नहीं है, ये ऑपोजिशन की पार्टियां लड़ रही हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि किसानों की 40 अलग अलग पार्टियां, तो हम तो कहते हैं कि किसानों का एक नेता नहीं है। तुम नेता से क्यों बात करना चाहते हो? तुम किसान की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि तुम्हें सूट करता है, अगर एक नेता होगा तो तुम उसको जेब में डाल लोगे, और क्योंकि किसानों का अपना आंदोलन है तुम चाह के भी इनको जेब में नहीं डाल पा रहे। तो सबसे पहले तकलीफ तो आपको इस बात की हो रही है। फिर आप कहते हो कि जी एपीएमसी यूपी में नहीं है। अंजना जी, बिहार से आप भी बिलोंग करते हैं, बिहार के किसान का ऐसा बदहाली क्यों हुई? क्योंकि वहां पे एपीएमसी एक्ट के तहत सरकारी परचेज नहीं है। पंजाब और हरियाणा में सरकारी परचेज है। जो असली मुद्दे की बात है, जिसको बार बार भटकाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में सरकारी परचेज है। अब जब ये एक्ट लागू हो जाएगा, सरकारी परचेज बंद हो जाएगी। अब बात तो ये थी, देश में अच्छी बात ये होती, ये कहा जाता कि पंजाब हरियाणा में सरकारी परचेज और अच्छा मोल मिल रहा है, यही लागू एक्ट किया जाए बिहार में भी, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी। ये कह रहे हैं जो अच्छा कानून है उसको हम रद्द करेंगे और पंजाब हरियाणा वाले अच्छा कानून को हम बाकी देश को नहीं देना चाहते। और आप बताएं, कल तक तो हम अच्छे थे, ये सारे आंदोलनकारी जिनसे सरकार खुद बात कर रही थी, जब तक ये बात कर रहे तो अच्छे थे। जब उन्होंने कहा भैया हमारा फैसला कर दो, तो अब उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, तो एक बताओ, साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ जवाब दीजिएगा आप सुधांशु जी। जल्दी से मुझे दोनों मैं चाह रही हूँ कि मिश्रा साहब भी एक रिएक्शन दे, उससे पहले रविंदर सिंह चीमा साहब, आपने सुनी सुधांशु जी की बात, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। वो कह रहे हैं कि किसानों का कोई नेता नहीं है, अलग अलग संगठन है, सबके अलग अलग रुख हैं, बातचीत आगे नहीं हो पा रही। तो जितनी भी बात हुई है नेताओं के साथ ही हुई है, तकरीबन पहले 32 मेंबर थे उस कमेटी के जो बात कर रहे थे और अब 40 के करीब मेंबर हैं। हाँ। तो बात करने के लिए तो जो है वो सक्षम है सभी, जो भी लोग बात करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि देश में पहली बार किसान नेता, पढ़े लिखे नौजवान हैं और लॉ ग्रेजुएट भी आए हैं। आपका ऑडियो कट जा रहा है, आपका ऑडियो कट जा रहा है, मैं रिस्पॉन्स आपसे फिर से लूंगी। मोहिनी मोहन मिश्रा जी, सरकार कहां पर चूक रही है? हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? किसान नहीं मान रहे? नहीं, देखिए जो चर्चा हो रहा है, यहाँ किसान भी है, किसान नेता भी है, किसान संगठन है। हाँ। एक विषय को सबको, सरकार को और बाकी किसान नेताओं को समझना पड़ेगा। ये जो सारे संगठन यहाँ बैठे हैं या किसान बैठे हैं, ये एक छोटे माने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं।
उनका पहुंच देश तक नहीं है, इसीलिए ये दूसरे का सहायता लेते हैं जहां राजनीति घुसता है। ये जो अपने यहाँ कांग्रेस के बाकी अकाली दल के लोग बोल रहे थे, नेता लोग, ये सही में किसान का विषय चर्चा करना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो किसान नेता यहाँ बैठे हैं, 30-40 नेता भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, इनका अगर पहुंच देश भर में होता तो ये दूसरे का सहायता नहीं लेते। इसलिए हमारा मानना है, अगर पंजाब हरियाणा में कुछ समस्या इस कानून के कारण है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में किसान बैठा है, छोटे किसान है, वनवासी ट्राइबल किसान है, उनका उपज कोई एमएसपी में नहीं जाता है, कोई मंडी में नहीं जाता है। इसके लिए अगर हम चाहते हैं ट्राइबल का मंडी भर ये मॉल्स बने देश भर में, आज जिसका बड़े मांग है उनको अच्छा पैसा मिलेगा, तो इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स हमको चाहिए छोटे छोटे किसानों के लिए, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा उपज नहीं है जैसे पंजाब हरियाणा किसान के पास है, वो नहीं जा सकते मंडी तक। खेड़ा साहब, और मंडी में जो लूट हो रहा जवाब देंगे। है, मंडी में जो लूट हो रहा है, खेड़ा साहब, भारतीय किसान संघ, कभी आप लोग भी ऐसी बात करते थे सब? भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि की बात सुनकर बड़ा कुछ याद आ गया। सुधांशु जी को तो याद होगा, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, रामलीला मैदान, सुधांशु जी याद होगा, आंदोलन किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया। उस वक्त के वित्त मंत्री का इस्तीफा लगभग हो गया था। एक संघ वो था, एक संघ आज आपकी टेलीविजन पे मैं देख रहा हूं, नतमस्तक कह रहे हैं कि अरे ये तो छोटे मोटे किसान हैं। बहुत शर्म आ रही है मुझको, पीड़ा हो रही है ये सुनकर। भारतीय किसान संघ के व्यक्ति कह रहे हैं तो छोटे मोटे लोग हैं। माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पवन जी, ब्रेक लेने के लिए मैं मजबूर हूं। आपकी बात पर मिश्रा जी भी हाथ उठा रहे, जवाब देना चाह रहे हैं। पवन जी की बात से शुरू करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए आज अल्लाह बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज किसान आंदोलन का 20वां दिन है। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। आंदोलन का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। इस बीच पीएम ने गुजरात के कच्छ में पहुंचे और वो किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। कहा किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहा है विपक्ष। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब भी जुड़ गए हमारे साथ। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिया। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही है कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। जो पूरे बिल है, जब तक ये पूरे रद्द नहीं होते तब तक किसान का कोई मसला हल होने वाला नहीं है। जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहे। प्रधानमंत्री ने आज कच्छ से किसानों को चर्चा का न्योता दिया है। सीधा कहा, धरना छोड़िए, बातचीत शुरू कीजिए। विपक्ष पर भी कड़ा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों को भ्रमित कर रहा है विपक्ष। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। इससे पहले एक के बाद एक कई मंत्री और बड़े बीजेपी नेता भी विपक्ष पर हमला करते रहे। किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है, उससे सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को ये कतई शोभा नहीं देता कि वह किसानों के कंधों में बंदूक रख करके आम जनमानस की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। राहुल गांधी के लिए कानून काला इसलिए है क्योंकि इस कानून में साफ लिखा है कि ना किसान की जमीन आप गिरवी रख सकते हैं, ना किसान की आप जमीन बेच सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम वो तत्व है कि जो इस प्रकार का सॉल्यूशन नहीं निकाल देना चाहते। भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। इधर सरकार ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उधर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं और ना ही सरकार कृषि बिल वापसी पर राजी है।
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के अलग अलग 10 संगठनों से बात कर ये संकेत दिया कि कानून के समर्थक किसान भी कम नहीं। बात 20वें दिन भी सुलझ नहीं रही। सिंगू से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक किसान डटे हुए हैं। सरकार जितना मर्जी इस पर कूड़ प्रचार करे, दोष लगाए, हम उनके दोषों का जवाब देते रहेंगे। ये आंदोलन भड़केगा नहीं, ऐसे ही चलेगा, किसानी मांगों पर ही चलेगा। मोर्चा सरकार के पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने भी खोल दिया है। किसान आंदोलन पर सरकार छोड़ने के बाद आज खुलकर तलखी दिखी। कहा बीजेपी ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ बीजेपी है। इस बीच सिंगू सीमा किसान संगठनों का ऐसा मोर्चा बनता दिख रहा है जहां रोज नए जत्थे इंसाफ की मांग के साथ तैनात हो रहे हैं। कानून वापसी पर दबाव बनाने के लिए रोज नई रणनीति बन रही है। विरोध मार्च से लेकर भूख हड़ताल, सड़क जाम से लेकर धरना आंदोलन पर ठने हुए हैं। आम लोगों को पैदा होने वाली मुश्किलों को लेकर किसान माफीनामा भी जारी कर रहे हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम पैनल में डिबेट की शुरुआत करें, इस वक्त हमारे साथ बिप्लब देव मुख्यमंत्री त्रिपुरा के जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है बिप्लब देव जी आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप ये कह रहे हैं कि माओवादी इस किसान आंदोलन में घुस गए हैं, क्या प्रामाणिकता के साथ आप ये बात कह रहे हैं? और क्या आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन सरकार की बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है? कैसे रास्ता निकलेगा? 20वां दिन है आज। बिप्लब देव जी। देखिए अंजना जी, रास्ता तो चर्चा के माध्यम से ही खुलती है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस विषय में स्पष्टता के साथ बोला है। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि मेरे राज्य में कम्युनिस्ट 25 साल लगातार रही है और उससे पहले 10 साल लगातार रही, 35 साल कम्युनिस्टों का सरकार है। और कम्युनिस्ट इस आंदोलन में जो हमारे पवित्र किसान अन्नदाता दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसमें माओवादी तत्व और देश विरोधी तत्व एक साथ हो चुका है, घुसपैठ कर चुका है। मेरे राज्य में 25 साल लगातार सरकार, यहाँ एपीएमसी लागू हुई थी 1980 में लागू किया था कम्युनिस्ट सरकार में 21 जगह पे, किंतु एपीएमसी में जो सुविधा दिया जाता है उसको कुछ भी नहीं मिली। उसमें उल्टे किसान उस जगह पे लेके पेटी लेके आएगा तो इनको 2 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, और जो मिडलमैन है पार 100 रुपये में 8 रुपया लेता है। इस तरीके से किसान को मिडलमैन लूट रहा था कम्युनिस्ट के स्टेट्स में। और साथ ही साथ त्रिपुरा में कभी भी कम्युनिस्ट ने एमएसपी लागू नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जब पूरे देश भर में एमएसपी लागू की तब त्रिपुरा में कम्युनिस्ट सरकार थी, किंतु त्रिपुरा में एमएसपी लागू नहीं हुई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को नहीं मिल रहा था। त्रिपुरा में 10 से 12 रुपया धान पर किलो बिकता था, और किसान को एक कम्युनिस्ट आंदोलन में लेके जाते थे, खेत मजदूर का आप आंदोलन करो तो आपका धान का रेट बढ़ जाएगा। आंदोलन से धान का रेट नहीं बढ़ती, सिस्टम में आना पड़ता है। और त्रिपुरा के सभी किसानों को खेती से लाके रास्ते में खड़ा कर दिया 25 साल में। और किसान खेती इसलिए नहीं कर रहा था त्रिपुरा में क्योंकि उनका लागत जो होती है उससे कम हो उनका जो फसल बिकता है। हाँ। ये नया भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद बिप्लब जी, ये सब तो आपको किसानों को समझाना है ना सर। सवाल तो ये है कि किसान नहीं समझ रहे, तो विपक्ष का कहना है कि चूंकि किसानों से आपकी बात बन नहीं पा रही है तो आप किसान आंदोलन को ही बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं अंजना जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे पवित्र किसान बंधुओं को मैं आमंत्रण करना चाहता हूँ। त्रिपुरा सरकार एक टीम को वहां से दिल्ली से आना चाहे तो मैं इनको निवेदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। आप त्रिपुरा में आइए और कम्युनिस्ट ने किसान के लिए क्या किया उसको देखिए, वास्तव देख के जाइए। उसके बाद आप लोग जरूर अपना हक के लिए लड़िए। चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है वो जाइए, किंतु प्रैक्टिकल देख के आइए। आइए ना त्रिपुरा में 25 साल में क्या किया। 2017-18 तक यहाँ तो एग्रीकल्चर ग्रोथ मात्र 6.4%। 2 साल की मोदी सरकार त्रिपुरा में जब बीजेपी सरकार आई है अभी 13.5% त्रिपुरा में। पार कैपिटा इनकम त्रिपुरा में 1,04,000 के आसपास थे कम्युनिस्ट के समय। आज 2 साल में त्रिपुरा में पार कैपिटा इनकम 1,25,000 के ऊपर हो गया, मैंने 23% बढ़ी है। त्रिपुरा के डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है इसमें 32% किसान है।
तो ये नया सरकार आने के बाद जब एमएसपी लागू हुई, एफसीआई के माध्यम से प्रोक्योरमेंट किया त्रिपुरा में, तो 18 रुपया 15 पैसा रेट हुआ धान की, जो कि 10 से 12 रुपया थी। त्रिपुरा में किसान सम्मान निधि हमने ढंग से लागू किया, 2,22,000 किसानों को, परिवार को मिलती है, और इसमें 229 करोड़ रुपया किसान के पास गए। एफसीआई के माध्यम से प्रोक्योरमेंट करने के बाद 86 करोड़ रुपया त्रिपुरा के गरीब किसानों के पास गया। तो ये सब कम्युनिस्ट के समय नहीं किया। आज किसानों को ये लोग भ्रमित कर रहा है, कम्युनिस्ट भ्रमित करना ही उनका काम है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरा जन्म इस भूमि में हुई है, कम्युनिस्ट को मैं छोटे से देखा हूं, लोगों को भ्रमित करना इनका काम है। किसानों को भ्रमित करके त्रिपुरा को, किसान को खत्म कर दिया था। आज त्रिपुरा के किसान कभी भी आंदोलन में नहीं जाता, खेती में आपको मिलेगा जाके। तो मैं आपके माध्यम से किसान बंधुओं को स्वागत करना चाहता हूं। मेरे किसान मित्रों, मेरे अन्नदाता, आइए त्रिपुरा में देख के जाइए, जो मैं कह रहा हूँ सटीक बोल रहा हूँ ना गलत बोल रहा हूँ, आप लोग जांच करके निर्णय लीजिए। त्रिपुरा की वजह से, अपने अनुभव से आप कम्युनिस्ट पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके वक्त पर कृषि का जो हाल था उसको देखने के लिए लोग वहां पर त्रिपुरा आए। मुझे ये बताइए, शिरोमणि अकाली दल जैसे नेता, एक आखिरी सवाल है आपसे, शिरोमणि अकाली दल जैसे जो पार्टियां थी वो कह रहे हैं कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। आप लोग दूसरों को बदनाम कर रहे हैं, किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। इस पर क्या जवाब देंगे आप विप्लव जी? देखिए, बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे हो सकता है? बीजेपी पार्टी के नाते दुनिया की सबसे बड़े पार्टी है, दुनिया के, तो टुकड़े गैंग कैसे हो सकता है? बीजेपी यूनाइटेड है। बीजेपी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम करता है। तो ये देशवासी के सामने, 130 करोड़ जनता के सामने ये एकदम क्लियर है। जो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं और किसान के हित में बिल लाया गया है, वो क्लियरिटी के साथ। ये किसान को हित होगा, उसी मिडिलमैन को खत्म होगा। ये मिडिलमैन और माओवादी और उनके सोच, इनकी राजनीति जो कि ध्वंसात्मक होती है, लोगों को भड़काना होती है और उस दिशा में लेके जाना चाहता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं इनको जानता हूं कम्युनिस्ट के, क्योंकि मुझे बार बार, मैं जिस स्टेट से हूं वहां कम्युनिस्ट लंबे समय रहा है। तो इसलिए आपके माध्यम से दोबारा मैं निवेदन करना चाहूंगा ये मेरे किसान मित्रों से, जो बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। और मेरे जो मित्र जो बोल रहा था, मैंने सुना आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी के बारे में स्पष्टीकरण मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को देने का जरूरत नहीं है। बीजेपी राष्ट्रभक्त जो एक मानसिकता का टीम है, तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो ही नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा किसने दिया था? किसने कश्मीर के बारे में नारा दिया था? किसने शाहीन बाग में नारा दिया था? किसने जो दिल्ली में जो गोलीकांड हुआ था उसमें नारा दिया था? आप लोग भी उसके वो सब देख चुके हैं, वो प्रमाणित हो चुका है। अरे अमित भाई शाह जी, देश के गृह मंत्री, जो कि 370 धारा और आर्टिकल 35 हटा के देश को इकट्ठा किया। हम लोग टुकड़ा टुकड़ा कहाँ कर रहे हैं? हम तो देश के साथ जोड़ रहे हैं। एक देश एक आइन, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इस सरकार जी बोलिए। ठीक है, नहीं अब तो सरकार पर ही है। अब सवाल यही है कि अगर वहां पर ऐसे हैं जो आपराधिक तत्व हैं, तो हटाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, देश विरोधी हैं तो। और अगर किसान वहां बैठे हुए हैं तो समझौता भी आप ही को करना है। टिकैत साहब ने कहा ना कि अगर वाकई किसान संगठन वो लेकर आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ आंदोलन खत्म कर ले। स्थिति तो देखिए मुश्किल है, रास्ता निकालना है और इसमें सरकार लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विप्लव जी। 2 लाइन में अगर कंक्लूडिंग रिमार्क आप देना चाहें जल्दी से। जो मैं 2 लाइन में यही बोलना चाहूंगा मेरे किसान बंधुओं को, जो आप लोग चर्चा में आइए, जरूर अपना विषय रखिए। तो आपको इस सर्दी में दिल्ली में बहुत कष्ट हो रहा है, आप लोग इतने गांव से आए हैं, बहुत कष्ट हो रहा है इस समय। आपको कष्ट देकर हम लोगों को बहुत खराब लग रहा है। आप लोग आइए, माननीय प्रधानमंत्री ने जो बोला, चर्चा के टेबल में आइए और चर्चा से ही सब कुछ समाधान होता है। और ये सरकार किसान के हित में है, किसान के पक्ष में है, क्योंकि अन्नदाता आप लोग है, आप लोगों को हम लोग पूजन करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो आज प्रस्ताव दिया, उसको स्वागत करते हुए आप लोग चर्चा में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विप्लव देव जी, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब आइए आपको बताते हैं सरकार का मास्टर प्लान। ये बताने की कोशिश की सरकार आखिर किस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ रही है, क्या किसान आंदोलन को खत्म करने में सरकार होगी कामयाब। तो आइए आपको यहां पर जल्दी से एनिमेशन के जरिए हम दिखा दें कि सरकार की रणनीति अभी तक क्या है। 7 बिंदु हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे इस पूरी चर्चा में। और इन 7 बिंदुओं में सरकार जो नंबर 1 है उसमें कानून समर्थक संगठनों से मुलाकात कर रही है। बीते दिन भी कृषि मंत्री जब मिले तो उन्होंने कहा कि कई संगठन हैं जो हमारे साथ हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं उनके साथ चर्चा ज्यादा हो रही है। नंबर 2, क्योंकि इसमें वो चाह रहे हैं कि जो एमएसपी का हिस्सा है इसको क्वांटिफाई कर दिया जाए,
कि इतना किलो अनाज अगर आप बेचेंगे तो उस पर आपको एमएसपी मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो बड़ा कदम होगा। किसान संगठनों में गुटबंदी पर भी नजर है कि अलग अलग गुट बनते हैं, आखिर तो किसके साथ उन सरकार को आगे बढ़ना है, बातचीत ले जानी है। आंदोलन में वामपंथी दखल पर सख्त रुख सरकार अपनाना चाह रही है। कृषि मंत्री को भी आपने सुना था उस इंटरव्यू में, वो कह रहे थे वाम दलों के संगठन है, हमने बात तो की है लेकिन हमारी नजर उन पर है। हरियाणा के किसानों से SYL पर बातचीत, कुल मिलाकर जो अलग अलग पंजाब, हरियाणा और जो किसान है यूपी के, उनके अलग अलग गुट बनाकर उनके जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उन पर सरकार चर्चा करना चाह रही है। नंबर 6, विपक्ष के खिलाफ आक्रामक मुद्रा में सरकार दिख रही है। आपने देखा तमाम मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री विपक्ष को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। नंबर 7, 2 टूक वापस नहीं लिए जाएंगे कानून, ये साफ कर दिया है सरकार ने। चलिए अब चर्चा की शुरुआत फिर से करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पवन खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं शिरोमणि अकाली दल के। हमारे साथ 2 किसान संघ के भी नेता जुड़ रहे हैं, मोहिनी मोहन मिश्रा जी जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय किसान संघ के, और रविंदर सिंह चीमा साहब वाइस प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय अड़तिया किसान संघ के। अड़हतियों को लेकर पंजाब में भी ये पूरा मुद्दा जो कृषि बिल का है उसके खिलाफ हो रहा है। खेड़ा जी से शुरुआत करिए। पवन खेड़ा जी, आप किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। आज परिस्थिति यह है कि 20वां दिन है, किसानों के हित की नहीं, आप अपनी राजनीति की सोच रहे हैं। खेड़ा जी। अंजना जी, आपको मैं काफी सालों से देख रहा हूं टीवी पर। आपको अच्छी तरह याद होगा 2011-12 में जब हमारी सरकारों के खिलाफ अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे जन लोकपाल का मांग सामने रखते हुए, तो भाजपा के तमाम नेताओं ने समर्थन दिया, बयान दिए। हमने तो नहीं कहा कि आप इनके कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे, और कर भी रहे होते ये तो ये इनका हक था क्योंकि ये तब विपक्ष में थे। हमारा काम था कि हम लोगों को समझाएं, अगर हम उसमें असफल रहे तो हमने उसका खामियाजा भुगता, आज हम विपक्ष में हैं। सुधांशु जी, इस बात से तो आप सहमत होंगे कि अंग्रेजी में मोदी जी को कम्युनिकेशन जार माना जाता है कि भाई कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं। मैं उस बात से सहमत हूं नहीं हूं वो अलग बात है, लेकिन माना जाता है। तो इतना बड़ा कम्युनिकेटर, इतना बड़ा एक्सपर्ट कम्युनिकेशन का, वो किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहा? वो विपक्ष पर क्यों निशाना साध रहे? समझाए ना किसानों को। कच्छ में जाकर किसानों से बात कर रहे हैं। ये वही कच्छ है अंजना जी, इंडिया टुडे ने आज तक में उस पर स्टोरी कई बार की है, मैंने खुद देखी है। 5000 सिख किसानों को, जिनको लाल बहादुर शास्त्री ने कच्छ में बसाया था, उनके खेड़ूत पोथी, जिनको बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए मोदी सरकार ने, आज भी उनको मालिकाना हक नहीं है उस जमीन का। हिम्मत देखो, प्रधानमंत्री जी का सलाम है उनकी हिम्मत को कि वहां जाकर, जहां उन्होंने मूर्ख बनाया किसानों को, वहां जाकर बोल रहे हैं साहब किसान कानून बहुत अच्छे हैं। हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी खेड़ूत पोथियां छुड़वाई हैं, और SLP सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार जब गुजरात में थे मोदी जी मुख्यमंत्री, तब से लगी हुई है उन किसानों के खिलाफ। कच्छ में जाकर हिम्मत देखो, कमाल है। तभी इनको आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है कि वो भाषण देंगे और झड़झड़ वोट गिर जाएंगे, किसान अपने अपने घर चले जाएंगे। माफ कीजिएगा, भाषण से पेट नहीं भरते। हो गया, लद गए वो दिन भाषणों वाले। आइए, सामने आइए, किसानों से बात कीजिए, उन्हें समझाइए। अगर इतनी काबिलियत है आपकी, और सिरसा साहब बैठे हुए हैं, अपना वाक चातुर्य वहां दिखाइए ना। अब तो सुखबीर बादल ने कह दिया असली टुकड़े टुकड़े गैंग आप लोग हैं। देखिए, एक बात मैं अपने मित्र पवन खेड़ा जी की बात में संशोधन करते हुए कहूंगा। इन्होंने कहा कि मोदी जी कम्युनिकेशन जार है। नहीं मान्यवर, एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन तीनों में। हाँ, वो अलग बात है कि आपके नेता जार नहीं बिजार है, तो वो एक अलग समस्या है। मगर अभी आपने कच्छ की बात कही, आज कच्छ में उद्घाटन किस बात का हुआ? दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का। आप सोचिए, देश का जो पश्चिमी इलाका है, राजस्थान और गुजरात, आप भी राजस्थान से आते हैं, वहां पे समस्या क्या है कि पानी की कमी है। मगर एक चीज है कि बहुत ज्यादा धूप रहती है। तो कैसे उस समस्या में से एक नया समाधान निकाला जाए? तो सोलर के लिए गुजरात और राजस्थान राज्यों को सर्वाधिक लाभ होगा, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, जिसका नेता भारत बना, जिसका केंद्र दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना। आज आप सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। इसलिए मैं कह रहा हूं किसानों के हित में। और दूसरी बात जो आपने कही, हम अपने जमाने की बात नहीं कर रहे। यूपीए शासनकाल में गुजरात में निरंतर कृषि विकास दर 10% से ऊपर रही। पहला राज्य देश का गुजरात बना था जहां जल स्तर ऊपर उठा था।
बाकी भारत में सब जगह जलस्तर नीचे जा रहा था। ये मैं यूपीए 1 और 2 के शासनकाल की बात कह रहा हूं। अब आइए आज के संदर्भ में, देखिए यहां किसी को कोई समस्या नहीं है। हम जब मुद्दों पे जब पे विरोध करते थे तो हमारा पूरे देश में और किसी भी परिस्थिति में एक ही स्टैंड रहता था। यहां समस्या क्या है कि आपकी पंजाब की सरकार ही फल और सब्जी के ऊपर एपीएमसी नहीं देती है और गेहूं और धान पे देती। तो ये समझ में नहीं आता कि फल सब्जी के लिए जो चीज अच्छी है वो गेहूं और धान के लिए खराब क्यों है। अब आप कहते हैं धन्ना सेठों की बात, तो धन्ना सेठ सबसे बड़े अगर खाद्य के हैं तो नेस्ले है, जिसका पंजाब में नेहरू जी के जमाने में एग्रीमेंट हुआ था और इंदिरा जी के जमाने में 67 में आगे बढ़ा। दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा धन्ना सेठ में खाद्य की बात कह रहा हूं, पहला नेस्ले और दूसरा पेप्सी। पेप्सी का 1988 में हुआ राजीव जी के जमाने में। अभी पिछले साल मार्च 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसका उद्घाटन किया। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, दुनिया के सबसे बड़े धन्ना सेठों को आप आके रखते हैं, फल और सब्जी में आप एपीएमसी नहीं देते, जहां से आपके राहुल गांधी जी सांसद है वहां एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। किसानों को विपक्ष लेकर आया है या किसान अपने से आए हैं? किसानों को विपक्ष लेकर आया है सरहद पर दिल्ली के या बॉर्डर पर, या खुद ही आ गए हैं? हाँ, अब मैं बता, देखिए किसान आए मगर यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि है, सरदार ऑफ बारडोली। बारडोली के किसान सत्याग्रह से लेके चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के 1988 के सत्याग्रह तक, हर किसान आंदोलन तक, हर किसान आंदोलन में एक नेता है। यहां समस्या की बात है, पहली बार कोई नेता नहीं है। अब ये बताइए, 42 जो किसान समितियां हैं, कोई कह सकती मेरा कोई अध्यक्ष नहीं है, हमारे जितने 20,000 लोग हैं सब साथ साथ बात करेंगे। यही से मन में संदेह उत्पन्न जवाब देंगे हमारे साथ, ताकि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि किसी मुद्दे पे एक पक्ष हाँ बोल देगा, दूसरा कहेगा नहीं हम सहमत नहीं है। ठीक है, सिर्फ तो यहाँ जवाब देना मुझे लगता है एक वाक्य, इससे मुझे लगता है कि से सरकार के प्रति अविश्वास से ज्यादा आपस में अविश्वास। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। और सिरसा साहब, कल तक जब साथी थे तब टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं थे, अब जब आप लोग अलग अलग हो गए तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। अंजना जी इसलिए हो गए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं और बीजेपी पार्टी कुछ करती है। अब बताएं, पहले तो मैं अंजना जी आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि देखो किसान भी टीवी देखते हैं और जब हम किसी टीवी चैनल पर जाते हैं तो किसान आदमी हमें फोन करके कहते हैं कि भाई इस टीवी पे मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये तो भाई एक साइड बात करते हैं। तो कम से कम आपने सरकार से भी सवाल पूछे, उनसे भी पूछा, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं केवल एक बात पे बड़ा हैरान हूँ। एक तरफ तो हमारे यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर ये कहते हैं कि किसानों की लड़ाई नहीं है, ये ऑपोजिशन की पार्टियां लड़ रही हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि किसानों की 40 अलग अलग पार्टियां। तो हम तो कहते हैं कि किसानों का एक नेता नहीं है। तुम नेता से क्यों बात करना चाहते हो? तुम किसान की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि तुम्हें सूट करता है, अगर एक नेता होगा तो तुम उसको जेब में डाल लोगे, और क्योंकि किसानों का अपना आंदोलन है तुम चाह के भी इनको जेब में नहीं डाल पा रहे। तो सबसे पहले तकलीफ तो आपको इस बात की हो रही है। फिर आप कहते हो कि जी एपीएमसी यूपी में नहीं है। अंजना जी, बिहार से आप भी बिलोंग करते हैं। बिहार के किसान का ऐसा बदहाली क्यों हुई? क्योंकि वहां पे एपीएमसी एक्ट के तहत सरकारी परचेज नहीं है। पंजाब और हरियाणा में सरकारी परचेज है। जो असली मुद्दे की बात है जिसको बार बार भटकाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में सरकारी परचेज है। अब जब ये एक्ट लागू हो जाएगा सरकारी परचेज बंद हो जाएगी। अब बात तो ये थी, देश में अच्छी बात ये होती, ये कहा जाता कि पंजाब हरियाणा में सरकारी परचेज और अच्छा मोल मिल रहा है, यही लागू एक्ट किया जाए बिहार में भी, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी। ये कह रहे हैं जो अच्छा कानून है उसको हम रद्द करेंगे और पंजाब रहने वाले अच्छा कानून को हम बाकी देश को नहीं देना चाहते। और आप बताएं, कल तक तो हम अच्छे थे। ये सारे आंदोलनकारी जिनसे सरकार खुद बात कर रही थी, जब तक ये बात कर रहे तो अच्छे थे। जब उन्होंने कहा भैया हमारा फैसला कर दो, तो अब उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ जवाब दीजिएगा आप सुधांशु जी। जल्दी से मुझे दोनों मैं चाह रही हूँ कि मिश्रा साहब भी एक रिएक्शन दे। उससे पहले रविंदर सिंह चीमा साहब, आपने सुनी सुधांशु जी की बात, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। वो कह रहे हैं कि किसानों का कोई नेता नहीं है, अलग अलग संगठन है, सबके अलग अलग रुख हैं, बातचीत आगे नहीं हो पा रही। तो जितनी भी बात हुई है नेताओं के साथ ही हुई है, तकरीबन पहले 32 मेंबर थे उस कमेटी के जो बात कर रहे थे और अब 40 के करीब मेंबर हैं। हाँ। तो बात करने के लिए तो जो है वो सक्षम है सभी, जो भी लोग बात करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि देश में पहली बार किसान नेता, पढ़े लिखे नौजवान हैं और लॉ ग्रेजुएट भी आए हैं। आपका ऑडियो कट जा रहा है, आपका ऑडियो कट जा रहा है। मैं रिस्पॉन्स आपसे फिर से लूंगी। मोहिनी मोहन मिश्रा जी,
सरकार कहां पर चूक रही है? हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? किसान नहीं मान रहे? नहीं, देखिए जो चर्चा हो रहा है, यहाँ किसान भी है, किसान नेता भी है, किसान संगठन है। एक विषय को सबको, सरकार को और बाकी किसान नेताओं को समझना पड़ेगा। ये जो सारे संगठन यहाँ बैठे हैं या किसान बैठे हैं, ये एक छोटे माने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। उनका पहुंच देश तक नहीं है, इसीलिए ये दूसरे की सहायता लेते हैं जहां राजनीति घुसता है। ये जो अपने यहाँ कांग्रेस के बाकी अकाली दल के लोग बोल रहे थे, नेता लोग, ये सही में किसान का विषय चर्चा करना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो किसान नेता यहाँ बैठे हैं, 30-40 नेता भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, इनका अगर पहुंच देश भर में होता तो ये दूसरे का सहायता नहीं लेते। इसलिए हमारा मानना है, अगर पंजाब हरियाणा में कुछ समस्या इस कानून के कारण है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में किसान बैठा है, छोटे किसान है, वनवासी ट्राइबल किसान है, उनका उपज कोई एमएसपी में नहीं जाता है, कोई मंडी में नहीं जाता है। इसके लिए अगर हम चाहते हैं ट्राइबल का मंडी भर ये मॉल्स बने देश भर में, आज जिसका बड़े मांग है उनको अच्छा पैसा मिलेगा, तो इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स हमको चाहिए छोटे छोटे किसानों के लिए, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा उपज नहीं है जैसे पंजाब हरियाणा किसान के पास है। वो नहीं जा सकते मंडी तक। खेड़ा साहब और मंडी में जो लूट हो रहा जवाब देंगे। है, मंडी में जो लूट हो रहा है, खेड़ा साहब, भारतीय किसान कभी आप लोग भी ऐसी बात करते थे सर? भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि की बात सुनकर बड़ा कुछ याद आ गया। सुधांशु जी को तो याद होगा, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, रामलीला मैदान, सुधांशु जी याद होगा, आंदोलन किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया। उस वक्त के वित्त मंत्री का इस्तीफा लगभग हो गया था। एक संघ वो था, एक संघ आज आपकी टेलीविजन पे मैं देख रहा हूं नतमस्तक कह रहे हैं कि यार ये तो छोटे मोटे किसान हैं। बहुत शर्म आ रही है मुझको, पीड़ा हो रही है ये सुनकर। भारतीय किसान संघ के व्यक्ति कह रहे हैं तो छोटे मोटे लोग हैं। माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पवन जी ब्रेक लेने के लिए मैं मजबूर हूं। आपकी बात पर मिश्रा जी भी हाथ उठा रहे, जवाब देना चाह रहे हैं। पवन जी की बात से शुरू करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए। आज उत्तर प्रदेश से आए कई किसान संगठनों से आज कृषि मंत्री की बातचीत हुई और कृषि मंत्री ने उसके बाद कहा है कि ये किसान संगठन कृषि बिल के समर्थन में है। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है। तो कई संगठन हैं जो समर्थन में खड़े हैं, ये कृषि मंत्री ने कहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।